Hello dear students, in the previous classes we have already discussed about the conductivity in the electrolytic solution. Alright, तो electrolytic solution के अंदर conductivity का क्या effect होता है इसके बारे में हम लोगों ने discuss किया था. In the today's session we will discuss about the measurement of the conductivity in ionic solution. किसी भी ionic solution के अंदर उसका measurement किस प्रकार से करेंगे इसके लिए हम आज discuss करेंगे. But before start we have an idea about the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge जो होता है वो किस लिए पर्पज यूज किया जाता है. Basically it is used for the identify the unknown resistance in any capacitance. तो इसके अंदर क्या कंडीशंस होती है व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, चार जो हमारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं विद इस तरह से पैनल में, और यहाँ पे हमारा डीसी मोटर कनेक्टेड होता है विद द स्विच के साथ कनेक्टेड होता है, और ये गैल्वेनोमीटर है जहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए. अगर ये नल होगा तो उसके बाद यहाँ पे R1/R2 इक्वल टू R3/R/4, मतलब जो गैल्वेनोमीटर होगा वहाँ पे वैल्यू 0 आएगी, है ना. तो वैल्यू 0 होने के बाद ये फॉर्मूला पुट करके हम कोई भी अननोन, है ना, जैसे R2 अननोन है तो उसको हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. बट हेयर द मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी हम आयनिक सॉल्यूशन के अंदर करेंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. द प्रॉब्लम विच आर फेसिंग बाई अस द मेजरिंग ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशंस. टू प्रॉब्लम्स हमको फेस करते हैं. वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं कि व्हेनेवर दिस इन व्हीटस्टोन ब्रिज जब हम डीसी मोटर यूज करते हैं डायरेक्टिव करंट, तो डायरेक्टिव करंट यूज करने की वजह से पहली कंडीशन क्या होगी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा, है ना, जो आयनिक सॉल्यूशन है उसकी क्या कंडीशन होगी, कंपोजिशन जो होगी आयंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होंगे वो टूट जाएंगे. तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन का कंपोजिशन टूट जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो इट विल बी क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस. तो यहाँ पे हमारा क्या है, डीसी मोटर का यूज करने पे हमारा कंपोजिशन जो होगा वो चेंज हो जाता है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आयनिक सॉल्यूशंस जो है उसको हम लाइक जितना भी रेजिस्टेंस है इसमें इस प्रकार से फॉर्म में क्रिएट नहीं कर सकते, उसको ज्वाइंट नहीं कर सकते. तो बेसिकली क्या है, तो वही कांट भी कनेक्टेड लाइक ब्रिज और मेटल वायर. जिस प्रकार से मेटल वायर को कनेक्ट किया जा सकता है, आयनिक सॉल्यूशन को इस प्रकार से हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते, उसको एडअप नहीं कर सकते. तो दो चेंजेस जो प्रॉब्लम फेसेस होती है उसको ओवरकम करके किस प्रकार से मेजरमेंट करेंगे, तो आज क्लास में वही हम लोगों को डिस्कस करना है. तो बेसिकली क्या है कि सबसे पहली तो बात यहाँ ये है कि जब हमने डीसी करंट यूज़ किया है, डीसी करंट की जगह हम यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, अल्टरनेटिव करंट को यूज़ करेंगे. ठीक है, कि जो हमने डीसी करंट यूज़ किया था वहाँ पे अल्टरनेटिव करंट यूज़ करेंगे. तो ये डीसी मोटर का जो हमने लगा रखा है वहाँ पे हम ऑक्सीलेटर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा अल्टरनेटिव करंट का सोर्स हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट का हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हमारी कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, इट कैन बी मेजर. दूसरा ये है कि हमने इसके लिए जो हमारा आयनिक सॉल्यूशन है उसके लिए क्या कर रखा है, कंडक्टिविटी सेल का फॉर्मेशन कर रखा है. कंडक्टिविटी सेल के अंदर क्या होता है, एक क्लोज वेसल हो सकता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हो सकते हैं. दोनों इलेक्ट्रोड विच वी आर यूजिंग हियर इट इज प्लेटिनम वायर. प्लेटिनम वायर विच इज प्लेटिनेटेड ऑल्सो. तो प्लेटिनम वायर को हमने क्या कर रखा है, उसको प्लेटिनम के द्वारा ही हमने उसको प्लेटिनम ब्लैक के द्वारा उसको ओवर कोटेड कर रखा है. तो ओवर कोटेड यहाँ पे जो कर रखा है उसका मेन फंक्शन क्या है कि ओवर कोटेड करने के साथ इसका जो एरिया होगा वो एरिया इसका बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोड अच्छी तरह से काम करता है. तो वही है, तो हमने इसका क्लोज वेसल है जिसके अंदर आयनिक सॉल्यूशन, जिस आयनिक सॉल्यूशन को हमें कंसिडर करना है वो आयनिक सॉल्यूशन इसके अंदर फिल कर देंगे. तो ये हमारा सेल फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल. अब इसी कंडक्टिविटी सेल को हम यहाँ पे एडअप कर देते हैं. ये हमारा कंडक्टिविटी सेल हो गया R2. ठीक है, ये कंडक्टिविटी सेल है, कंडक्टिविटी सेल. तो दो चेंजेस जो हमारी प्रॉब्लम फेसिंग कर रहे थे, पहला था कि मेटल वायर की तरह कनेक्ट नहीं हो सकते, तो उसके लिए हमने कंडक्टिविटी सेल का फॉर्मेशन किया हुआ है. दूसरा ये है कि जो हमने डीसी मोटर में जो कंपोजिशन चेंज हो रही थी उसके लिए हमने अल्टरनेटिव करंट का यूज किया हुआ है. तो बाय दिस टू ओवरकम वी कैन मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन. तो अब उसके लिए कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें यूज करेंगे. बट यहाँ पे एक और चेंजेस है कि हम यहाँ गैल्वेनोमीटर की जगह एक ऑडियोमीटर यूज करेंगे, जो ऑडियोमीटर के द्वारा हम सुन के इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके आधार पे यहाँ हम ऑडियोमीटर का यूज करेंगे. अगर ऑडियोमीटर में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो बाय दिस फॉर्मूला R1/R2 इक्वल टू R3/R4 वी कैन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ R2. कंडक्टिविटी सेल का हम यहाँ पे रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग बात हो गई कि रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस का जो हम बोलते हैं कंडक्टिविटी क्या है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जो इन्वर्सली रिलेशन है विद द कंडक्टिविटी, इट इज
कंडक्टिविटी जैसे लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का वही हमारा क्या आता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ से हम कंडक्टिविटी जो रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसका अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो वो कंडक्टिविटी हो जाएगा किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का। दूसरी बात ये आती है कि जो सेल हमने यूज कर रखा है, सेल के लिए सेल कांस्टेंट कितना होगा। तो सेल के लिए जो कांस्टेंट होगा वो हमारा कांस्टेंट निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि हमें आइडिया है कि इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L कांस्टेंट है और जो प्लेटिनम वायर यूज किया है A, वो भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इसी के आधार पर जो सेल कांस्टेंट निकलेगा इसको हमने डिनोटेड बाय द G स्टार इक्वल टू L बाई A, वेयर L इज द लेंथ between two electrodes and A is the cross section area। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात होती है। और हमको पता है यहाँ हम कंडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे K से डिनोट करेंगे, K से डिनोट करेंगे तो K विल बी इक्वल टू द सेल कांस्टेंट अपॉन R, वेयर सेल कांस्टेंट इज G स्टार इक्वल टू L बाई A, पुट द वैल्यू ऑफ G स्टार एंड डिवाइडेड बाई R, so we can identify the conductivity of the ionic solution। आयनिक सॉल्यूशन से हम कंडक्टिविटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है आयनिक सॉल्यूशंस की, हम तो लोग बात करते हैं। इन द आयनिक सॉल्यूशंस वी हैव आइडिया दैट कि इन आयनिक सॉल्यूशंस देयर इज ट्रांसफर ऑफ आयंस by in ionic solutions their conductivity is so by the transfer of ions, the mobility of ions, कि आयंस हमारा जो है पर यूनिट वॉल्यूम जो है कितना ट्रांसफर हो रहा है उसकी आयनिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कंडक्टिविटी हमारा। ऑलराइट, तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन जो है किस प्रकार से वेरी करेगा, कंसंट्रेटेड ज़्यादा है, कितना विस्कस है, उसके ईज ऑफ मूविंग पार्ट आयंस जो है किस प्रकार से मूव करेंगे, उसकी डिपेंडेंसी के आधार पे यहाँ पे हमारा टर्म्स जनरेट होता है, इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैम्डा एम। हियर इज लैम्डा एम, इट इज कॉल्ड द मोलर कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज कि नंबर ऑफ मोल्स आयंस प्रेजेंट इन अ 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना हमारा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है। यहाँ आयंस जो फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात किए थे, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर व्हेनेवर वी ऐड द सॉल्यूट, जैसे कि हम नॉर्मल वाटर लेते हैं, नॉर्मल वाटर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रोड डाल के उसको इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो देयर इज वेरी लेस चांस टू फ्लो द करेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर इज less number of ions transfer, but whenever we add the solute in which capability of dissociate in two different of ions, तो उसमें क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ आयंस जब एक्सचेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे तो हमारा कनेक्टिविटी को शो कर सकता है। तो वहीं पे बात होती है कि जब हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट डाल रखा है तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे कितना डिपेंडेंट होगा, उसके लिए टर्म्स हमारा इंट्रोड्यूस होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी रिफ्लेक्ट दी नंबर ऑफ आयंस के लिए कितना नंबर ऑफ मोल्स हमने उसके अंदर डिसॉल्व किए हैं। तो नंबर ऑफ एम्स के यहाँ पे बात होती है, तो मोलरिटी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी। कप्पा इज द कंडक्टिविटी जो हमने डिनोट किया है, जो मेजरमेंट किया है, एंड डिवाइडेड बाय सी, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड जो हमने डिसॉल्व किया है। ऑलराइट, तो इन द टुडे सेशन मोलर कंडक्टिविटी, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डाइल्यूशंस करने पर उसकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें क्या केसेस पड़ता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड वीक इलेक्ट्रोलाइटिक यूज करते हैं तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आती है, एंड जब डाइल्यूशंस करने पे हमारा क्या उनकी कंसंट्रेशन इफेक्ट पड़ेगा, कॉर्लस लॉ क्या है, और कॉर्लस लॉ का जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या रिलेशन है, डाइल्यूशन करने पे क्या इफेक्ट आएगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू।